वंस अगेन आई एम विथ यू। लास्ट क्लास में हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। फिजिकल क्वांटिटी, अब उससे थोड़ा आगे हम लोग देख रहे हैं यूनिट। जो भी क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी को हमने कंपेयर करके जो भी वैल्यू कैलकुलेट किया, अगर जैसे हमने बताया था कि स्मॉल पेन था, दूसरा बड़ा था, दोनों के बीच में कंपैरिजन करने पे मुझे पता चला इट हैज़ लार्जर लेंथ, इट हैज़ स्मॉलर लेंथ। तो अब अगर वो जो क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं तो हमको उसमें एक यूनिट का रिक्वायरमेंट होता है। अब यूनिट कैसे हो सकता है, आप पहले एक डिफिनेशन देख लो। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विथ अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरी चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड इज नोन एज यूनिट। इसमें दो तीन चीज़ें ऐसी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा बताने से पहले मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। आज से बहुत साल पहले जब राजा लोग हुआ करते थे तो जमींदार को ज़मीन देने के लिए वो बोलते थे कि मैं आपको इतना ज़मीन देता हूँ, आप इतना में अपना खेती करो और बाद में जो लगान होता है मुझे देना। तो एक राजा ने फिक्स किया कि उसके हाथ से अगर 1000 टाइम्स 1000 बार अगर हाथ का मेज़रमेंट से कोई खेत अगर मिल जाता है तो आपको 1 क्विंटल टैक्स देना है। वो रूल बन गया राजा जी के हाथ का। 1000 टाइम्स हाथ से ऐसा मेजरमेंट करके ज़मीन दे दिया गया, बांट दिया गया। बाद में काफ़ी दिनों के बाद वो राजा हट गया और वहाँ दूसरे राजा ने अटैक करके उस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया। उसने रूल बनाया कि अब मेरे अनुसार टैक्स देना होगा। तो उस राजा का हाथ पहले वाले के हाथ से बड़ा था, तो उसने जो यूनिट जो फर्स्ट में जो किंग था, पहला जो एम्परर था, उसने जो अपना मेजरमेंट रखा था वो अपना एक हाथ रखा था। दूसरे वाले ने रखा तो उसने 1000 मेजरमेंट के लिए अपना रखा। तो आप एज्यूम करो कि अगर थोड़ा थोड़ा भी हर बार में अगर अंतर आता है तो फाइनली बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा था, तो डिस्प्यूट होना शुरू हो गया। मेरा मतलब ये है कि क्या वो यूनिट लेना सही था? वो यूनिट प्रॉपर नहीं था, बिकॉज वो टाइम के साथ चेंज हो गया। पहले जो मेजरमेंट था बाद में लेने पे वो सेम उस तरह का वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिल रहा है। दूसरा चीज़, कोई भी यूनिट को चूज करने के पहले एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसका वैल्यू फिक्स्ड होना चाहिए और वो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। मेजरमेंट का जो टेक्निक है या जो टूल्स हम यूज़ करते हैं वो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए और उसका एक्सेप्टेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड होना चाहिए। ये बेहतर है कि अगर एक राजा का जो यूनिट था, अगर सपोज करो वो हाथ के जगह पे एक स्केल बना देता या कुछ ऐसा मेजरमेंट कर देता जो सब जगह यूज़ करते, तो एक राजा, दूसरा राजा, तीसरा राजा, चौथा राजा, जितना भी आए सबके साथ वो प्रॉब्लम, किसी के साथ वो प्रॉब्लम नहीं होता। तो मेरा मतलब ये है कि यूनिट कुछ ऐसा होना चाहिए जो इनवेरिएबल हो, उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं करे हर कंडीशन में, और जिसका एक्सेप्टेंस थ्रू इंटरनेशनली हो। दिस इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस एंड दिस इज रेफरेंस। हम किसी भी चीज़ को, जैसे अगर सपोज करो कि आप, बहुत सिंपल सा, आप अगर मार्केट में जाते हो, कोई फूड ग्रेन्स या कुछ भी खरीदते हो, वो अगर 5 kg, अगर सपोज करो आपको 5 kg ऑफ शुगर लेना है तो वो क्या करता है, 1 kg, उसके पास एक यूनिट बना हुआ है, 1 kg का एक पैमाना बना है, उससे वो 5 टाइम्स कंपेयर करता है। अगर 2 लेना है तो 2 टाइम्स कंपेयर करता है। तो जितना बार ये कंपेयर करेगा उतना मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब एक ऐसा एक सिंपलेस्ट यूनिट होना चाहिए जो सब जगह एक्सेप्टेड हो, जिस पे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हो, उसका वैल्यू फिक्स हो और वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो, मौसम के कंडीशन से इंडिपेंडेंट हो, तो वो यूनिट होता है। अभी जो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताए, इससे पहले क्लास में जो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाए, हर फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए एक उसका यूनिट होता है। पहले अंग्रेजों का राज लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड में था, बहुत सारे कंट्री उसके गुलाम थे। तो उनका जो सिस्टम था जिससे वो वेट एंड मेजरमेंट करते थे, जैसे वो नापते थे, तौलते थे, वो सारा जगह उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। इवन इंडिया में भी इम्प्लीमेंट किया।
अमेरिका में, दूसरे दूसरे कंट्रीज में भी उन्होंने अपना सिस्टम यूज किया और उसके अनुसार काम चलाया। तो कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो पहले प्रचलित थे, जो पहले यूज होता था, अभी रिसेंट 10-20 साल तक यूज होता आया, वो मैं बताता हूं, और बाद में एक जो मॉडिफाइड और जो बेस्ट है वो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, वो अब हम लोग यूज कर रहे हैं। बट इससे पहले, सबसे पहले मैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बताता हूं एक सीजीएस। बेसिकली अगर ये सबको डिफाइन करना हो तो सबसे पहले जो हमने लास्ट क्लास में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज बताया था, तो पहले 3 सेंटीमीटर लेंथ, मास और टाइम। लेंथ, मास और टाइम को हम बेसिक वो लेकर चलते हैं, आपको सब चीज समझ में आएगा। सीजीएस सिस्टम, it is the system of unit in which length is measured in centimeter। मैं यहां लिख देता हूं, length is measured in centimeter, mass in gram and time in second। so बहुत सारे कंट्रीज के द्वारा यह सिस्टम यूज किया जाता था, जिसमें अगर सपोज करो कोई लेंथ है तो उसको सेंटीमीटर में एक्सप्लेन करते थे। अगर मान लो आज अगर है तो 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 5000 सेंटीमीटर, उसका यूनिट सेंटीमीटर, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होता था, मास का ग्राम और टाइम का सेकेंड। दूसरा एक सिस्टम ऑफ यूनिट है MKS सिस्टम। दिस इज द सिस्टम ऑफ यूनिट, आप नोट डाउन करते जाओ। दिस इज द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इन किलोग्राम एंड टाइम इन सेकेंड। इन दोनों सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपका जो डिस्टेंस मेजर्ड है वो ज्यादा है, सपोज करो बहुत लंबा है, 5 किलोमीटर है, तो आप सेंटीमीटर में अगर दिखाओगे तो अननेसेसरी उसमें जीरो बढ़ते जाएंगे और वैल्यू बड़ा होता जाएगा। तो ये सिस्टम से ये कहीं ज्यादा अच्छा था, जिसमें लेंथ को मीटर में मेजर किया गया। अगर आपको कपड़े खरीदने हैं 5 मीटर, रस्सी खरीदने हैं 10 मीटर, या जो भी है, आप लेंथ को मीटर में यूज करके एक्सप्रेस करते हो। तो MKS सिस्टम वाज द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ वाज मेजर्ड इन मीटर, मास इन किलोग्राम एंड टाइम इन सेकेंड। मास इन ग्राम एंड दिस इज मास इन किलोग्राम। सो इस सिस्टम से इस सिस्टम में अगर जाएंगे तो थोड़ा सा अंतर आएगा। टाइम का जो दोनों में केस है वो सेम है। इसके बाद जो एक सिस्टम मैं बताने जा रहा हूं वो इंग्लिश में इनका सिस्टम था, दैट वाज FPS। FPS, it is the system of unit in which length is measured in foot, mass in pound and time in second। ये सिस्टम ऑफ यूनिट बहुत ज्यादा यूज हुआ, थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज हुआ। आप ये समझ सकते हो कि इसमें लेंथ के लिए फुट यूज करते हैं। आज भी आप बहुत सारी चीजें, पाइप खरीदते हो या कुछ खरीदते हो तो फीट में खरीदते हैं, घर बनाते तो कितना फीट का लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा, या कोई मेजरमेंट है तो फीट में लेते हैं। वो हम आज भी कुछ कुछ जगहों पे उसको यूज कर रहे हैं, अभी तक किनारे नहीं कर पाए। विड्थ ऑफ रोड इज टेकन टू बी 40 फीट। नॉर्मली ऐसा होता है, 40 फीट का रोड यूज किया। तो ये सिस्टम आज भी इंडिया में बहुत फॉलो हो रहा है। FPS बहुत सारे जगह पे इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज पाउंड। इन दिस सिस्टम मास इज मेजर्ड इन पाउंड। आप जब बर्थडे केक खरीदने जाते हो तो वहां 1 पाउंड का केक या 2 पाउंड का केक मिलता है, तो आपको मास को किलोग्राम में या नहीं, इसको हम पाउंड में एक्सप्रेस करते हैं। तो फुट, पाउंड एंड थर्ड इज सेकेंड। ये जो सिस्टम है ये इंग्लिश में इनका सिस्टम था, ब्रिटिश सिस्टम, जो सब जगह यूज हुआ और
इंडिया में भी बहुत हद तक फॉलो होता था। ये सारे सिस्टम में क्या है, ये सिस्टम कोई और कंट्री में, ये सिस्टम कोई और कंट्री में, ये सिस्टम कोई और कंट्री में। इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि एक कंट्री का, आप ऐसे समझ लो कि एक कंट्री का मशीन अगर एक्सपोर्ट होकर दूसरी कंट्री में गया और वहां पे अगर वो सेम सिस्टम फॉलो नहीं होता है तो वहां पे उसके लिए स्पेयर्स नहीं मिलेंगे, उसके लिए कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा, कोई भी पार्ट नहीं मिलेगा। आप सपोज करो कि एक एरोप्लेन है, वो एक सिस्टम वाले कंट्री से उड़ करके दूसरे कंट्री में चला गया और वहां ब्रेकडाउन हो गया, अब वहां स्पेयर्स चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो कंट्री वो सिस्टम को यूज ही नहीं करता है, तो वहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा, बेसिक चीजें भी नहीं मिलेंगी लेकिन वो अलग अलग डायमेंशंस की मिलेंगी, तो यूज नहीं कर सकते। इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होना शुरू हो गया कि ये एक जगह का सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो एक जगह बहुत बढ़िया काम कर रहा है, एक ऐसा मशीन जो एक जगह बहुत बढ़िया काम कर रहा है, वो कंट्री चेंज होने से या सिस्टम चेंज होने से वहां पे वो फ्लॉप कर जाता था। तो एक कंसेंसस हर कंट्रीज के बीच में नहीं बन पा रहा था, तो बाद में एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, SI सिस्टम, जो आप अभी से पहले पढ़ते आ रहे हो, SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स डिसाइड किया गया। ढेर सारे साइंटिस्ट एक जगह बैठकर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हमको कुछ एक ऐसा सिस्टम फॉलो करना चाहिए जो मैं भी फॉलो करूं, वो भी करे, वो भी करे, एवरीवन इन द यूनिवर्स, एवरीवन इन द वर्ल्ड यूज करे। उस सिस्टम को नाम दिया गया SI सिस्टम। आज के डेट में सबसे अपडेटेड सिस्टम ऑफ यूनिट SI सिस्टम यही है, और आपको हर क्वांटिटी में आपको उसका SI यूनिट मिलेगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, SI सिस्टम का जो है, इसमें SI यूनिट में हम लोग लेंथ को मीटर, मास को किलोग्राम और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। दिस इज द सिस्टम ऑफ यूनिट। SI सिस्टम इज द system of international unit in which length is measured in meter, mass in kilogram and time in second। बाकी जो क्वांटिटीज हैं सबका SI यूनिट उसके अकॉर्डिंग है, मैं अभी वो आपको बताऊंगा। तो अभी हम लोग ये सिस्टम SI सिस्टम ऑफ यूनिट वी विल फॉलो, एंड these are also to be known। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो, तो अगर डाटा आपको इसमें दिया है, सो यू हैव, आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। फाइनल आंसर शुड बी इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा बेसिकली सिस्टम ऑफ यूनिट के बाद आपने देखा अभी तक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और उनका 7 यूनिट्स। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद भी कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि कवर नहीं हो रहे थे, तो उसके लिए 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और आपको दिया गया है जो कि यूज होगा। उनमें से नंबर 1 है प्लेन एंगल। आप बताओ, अगर एंगल को एक्सप्रेस करना है तो ना तो हम लेंथ में, ना मास में, ना टाइम में, किसी से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अब सबसे पहले एंगल क्या होता है। अगर सपोज करो कि एक पार्टिकल है ऐसा, वो सर्कुलर पाथ पे ऐसा राउंड राउंड घूमता है, तो उसके सेंटर से अगर मान लिया पहले A है, बाद में वो किसी टाइम पे पॉइंट B पे पहुंचता है, तो A से B तक में जो एंगल बनेगा, ओके, आप ये देख लो, यहां से यहां तक अगर हम ऐसे दे दिए, इसको हम लोग लिखते हैं d थीटा। d क्या होता है ये आपको मैं थोड़ी बाद में बताऊंगा, बट उसका मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन थीटा। अगर ये d थीटा है और ये लेंथ यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो dl है। अब बोलो यहाँ भी l है, d आ गया, तो d का सिग्निफिकेंस अलग होता है। आप अगर ऐसा नहीं करना चाहें तो थीटा और l भी ले सकते हैं, बट वो एवरेज वैल्यू देगा आपको, वहां मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा। अगर सपोज करो कि ये सर्कल जो घूम रहा था उसका रेडियस r है, तो
theta is defined as length of arc divided by radius r. So थीटा इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाई R. जनरली आप लिख सकते हैं, बट d थीटा अगर लिखेंगे तो dl बाई R. ये एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है जो आपको हमेशा याद यूज होगा. और dl इक्वल टू R d थीटा. समटाइम्स लोग इसको डेल्टा थीटा भी लिखते हैं. डेल्टा थीटा इज डेल्टा L बाय R. ये भी गलत नहीं होगा, बट सबका अलग अलग मीनिंग है. आप इसको नोट डाउन कर लो. अभी अगर समझ में नहीं आया है तो बस इतना समझ लो कि अगर सपोज करो कि ये एक बेस लाइन है और यहाँ से एक लाइन है जो ऐसे घूम रहा है, तो इस जगह एक एंगल बन रहा है. इस एंगल को हमने अगर थीटा मिल लिया तो इस यहां से यहां तक के लेंथ को L लेंगे. ये रेडियस R है तो थीटा इज L बाई R. आपने पहले भी पढ़ा हुआ है. सो होप दैट आपको ये समझ में आ रहा होगा. तो इस तरह से हम लोग प्लेन एंगल को डिफाइन करते हैं और इसके लिए जो यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड रेडियन. प्लेन एंगल का यूनिट ऑफ प्लेन एंगल रेडियन. ओके, ये अगर आपको समझ में आ गया तो फिर है दूसरा सॉलिड एंगल. ये थोड़ा जबरदस्त है. प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में थोड़ा डिफरेंस होता है. प्लेन एंगल आपने देखा है जब भी कंस्ट्रक्शन किया है प्रोटेक्टर से ऐसा, तो आप जो एंगल बनाते हो दैट इज प्लेन एंगल. बट सॉलिड एंगल में इस तरह का कुछ भी नहीं है. सॉलिड एंगल अगर मैं यहाँ फिगर से बताता हूँ, आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो फिर से प्रयास करो. आपने ऐसा देखा होगा आइसक्रीम का कोन. इस जगह पे अगर आप देखें ये किस तरह का है, आपको अगर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, ये एक पेपर है. इस पेपर को ऐसा पकड़ करके मैंने यहां से फोल्ड कर दिया. तो ये एक स्पेस में एक एरिया बन रहा है. आप ये समझ लो इस जगह पे जो एक सॉलिड एंगल फॉर्म हो रहा है, एक जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज सॉलिड एंगल. आप यहां समझ लो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो सॉलिड एंगल है. और सॉलिड एंगल के लिए हमारे पास एक और मैं फोटो आपको बनाता हूं. अगर सपोज करो ये जो एरिया है, ये एरिया डेल्टा S, सरफेस एरिया डेल्टा S है और ये रेडियस R है, ये रेडियस R है. तो सॉलिड एंगल इस जगह पे फॉर्म हो रहा है. आप ये देख लो, दिस इज सॉलिड एंगल. इसको हम लोग ओम से दिखाते हैं. और ओम, दिस इज सॉलिड एंगल और स्टेरेडियन, दिस इज डेल्टा S डिवाइडेड बाय R इंटू R और दिस इज डेल्टा S डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. मैं स्टेटमेंट इसका लिखवाता हूं, आप एक बार नोट डाउन कर लो. इसका मैं एक और फोटो आपको बनाता हूं, आप थोड़ा सा विजुअलाइज करना सीखो. सपोज ये एक स्फेरिकल बॉल है. यू कैन इमेजिन इट एज अ फुटबॉल. सपोज ये एक फुटबॉल है, थोड़ा स्फेरिकल. दिस इज द सेंटर और यहां पे एक स्ट्रैप होगा, फुटबॉल अगर है तो उस तरह का. उस स्ट्रैप से अगर सेंटर पे हम लाइन को मिलाएं तो आपको शायद ये समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो. आप ये समझ लो यहां जो एंगल फॉर्म हो रहा है दिस एंगल इज सॉलिड एंगल, जिसमें ये जो एरिया है वो एक स्ट्रैप जो फुटबॉल के ऊपर में हेक्सागोनल शेप का होता है, वो एरिया हमने डेल्टा S लिया. दिस इज डेल्टा S while the radius is taken as R. So solid angle is
सरफेस एरिया, अब पूरा सरफेस एरिया नहीं लेंगे, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आप एक स्टेटमेंट इसका नोट डाउन कर लो, मैं बताता हूं। सॉलिड एंगल ohm as the ratio of intercepted area dA, as the ratio of intercepted area ds of a spherical surface described about apex O, ये हमने O ले लिया, इसको बोलते हैं apex, ये पॉइंट को apex बोलते हैं। as the center to the square of its radius r, to the square of its radius r। so और इसको डिनोट करने के लिए हम लोग साइन इसको यूज करते हैं, दिस इज ओम, और इसको बोलते हैं स्टेरेडियन, STERA, रेडियन में ST, आपने ST लगाया तो ये सॉलिड एंगल हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगा, इसलिए अच्छे से नोट डाउन कर लो। इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। आप NCERT क्लास 11 की पार्ट 1 बुक निकालो, उसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने बताया थे, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का अपना डिफिनेशन है, जैसे लेंथ। सो व्हाट इज लेंथ? मास, अगर है तो मास किसको बोलेंगे? ये सारा आपके बुक में दिया हुआ है, आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये आपके नेक्स्ट डे के लिए होमवर्क है। और इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में जाएंगे और मैं स्केलर एंड वेक्टर आपको पढ़ाऊंगा। ओके, तो आप ये पहले आप बुक में एक बार देख लो, इस तरह का टेबल बना हुआ है, दिस इज टेबल 2.1। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ये जो पोर्शन है आपको ये पूरा नोट डाउन करना है अपने बुक में और देखने का प्रयास करना है ये बेसिकली है क्या। मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।